नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रूस ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता दमित्री ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर रूस के ऊपर किसी तरह का खतरा होता है तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बयान से अमेरिका के बयानों की कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई भी दिखाई दे रही है। बता दें कि अमेरिका ने 2-3 बार इसी तरह की आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमले करने शुरू कर दिए थे और इस युद्ध को तकरीबन 1 महीना हो रहा है। ऐसे में इसमें काफी कुछ बदलाव भी आ चुका है। शुरुआत में रूस ने हमलों के लिए छोटे हथियारों और पैदल सेना का इस्तेमाल किया। इसमें आके बड़े टैंक और इस्तेमाल करते गए। बाद में उसने बड़े हथियारों और मिसाइलों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने हाइपरसोनिक मिसाइल और एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल इस युद्ध में किया। इस युद्ध की वजह से अब तक 30 लाख लोग शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को लेकर भारत के रुख पर नाराजगी जताई है। जो बाइडेन ने कहा है कि भारत अमेरिका के प्रमुख साथियों में अपवाद स्वरूप है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को दंडित करने के लिए पश्चिम देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत इस मामले पर कुछ हद तक अस्थिर रहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया व्लादिमीर पुतिन के आक्रमणकारी रवैये के खिलाफ काफी सख्त रहे हैं। इसमें भारत एक अपवाद है जिसका इस मामले में रुख कुछ हद तक ढिलमुल रहा है। यूएस बिजनेस लीडर्स की बैठक को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा है कि भारत का रूस के खिलाफ रवैया ढिलमुल रहा है और नाटो इससे पहले कभी भी इतना ताकतवर और एकजुट नहीं था जितना आज है। हालांकि बाइडेन की इस टिप्पणी पर कई विदेशी मामलों के जानकारों ने सवाल उठाया है और ऐसे में आपको बता दें कि उनका कहना है कि चीन और भारत के बीच एलएसी पर जारी तनाव को लेकर बाइडेन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यूक्रेन को लेकर भारत पर उंगलियां उठाई जा रही है। इस पूरे मामले पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कुछ ट्वीट किए हैं और उसके जरिए अमेरिका और उसकी पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे अमेरिका का दोहरा चरित्र बताया है। चेलानी ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब भारत बॉर्डर पर चीनी आक्रमण का सामना कर रहा है जिसमें युद्ध की धमकी भी शामिल है, बाइडेन प्रशासन की ओर से इस आक्रामकता पर अपना मुंह नहीं खोला गया। फिर भी असंवेदनशील बाइडेन एक दूर के युद्ध के लिए भारत की प्रतिक्रिया को डगमगाया हुआ है और ऐसे में कहते हैं चेलानी ने कहा है कि पिछले करीब 2 सालों से लगभग 2 लाख भारतीय सैनिक हिमालय के अंदर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सामने डटे हुए हैं और भारत सैन्य तैयारी के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी पश्चिम नेता ने चीन से उन फैसलों को वापस लेने की अपील नहीं की है जो उसने द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में अब भारत के खिलाफ की है। उन्होंने कहा कि बाइडेन इस बात से संतुष्ट है कि चीन और भारत अपने सीमा गतिरोध में व्यस्त है। टकराव अमेरिकी हथियार निर्माताओं को बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली के सरकारी अनुबंधों में भारत को अधिक हथियार बेचने की इजाजत देता है और बाइडेन इससे खुश है। चेलानी ने कहा कि ट्रंप सरकार और उनके अधिकारियों ने भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता के खुलकर आलोचना की थी, लेकिन बाइडेन सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बाइडेन सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन करने या यहां तक कि चीन से भारत की सीमा पर अपने विशाल सैन्य निर्माण को वापस लेने का अनुग्रह और आग्रह करने से भी कतराते हैं। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अचल कुमार मल्होत्रा जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। विनोद दत्ता जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। विनोद जी, अब सवाल ये है कि तकरीबन 1 महीने से ये युद्ध लगातार जारी है। सर हालात खराब है, यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है। छोटे हथियारों से ये युद्ध शुरू हुआ था लेकिन अब बड़े हथियारों तक पहुंच गया है।
छोटे स्वरूप से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये युद्ध बड़े स्वरूप तक पहुंच गया है। ऐसे में इस तकरीबन 1 महीने को आप कैसे देखते हैं? और इस वक्त यूक्रेन पिछले, अगर हम शुरुआत की बात करें और अब की बात करें, कितना नुकसान यूक्रेन और रूस को उठाना पड़ा है आर्थिक तौर पर भी, और अगर हम ये देखें कि लोगों को कितनी हानि हुई है उस तौर पर भी, इस 1 महीने को आप कैसे आंकते हैं सर? ये जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले ही जो युद्ध के बादल थे वो यूक्रेन के ऊपर मंडराने लगे थे और रूस ने काफी वार्निंग्स दी, काफी चेतावनी अमेरिका को दी, यूक्रेन को भी बताया, क्योंकि उस समय यूक्रेन बिल्कुल एडमेंट था कि वो नेटो में शामिल हो जाएगा या उसका झुकाव यूरोपियन यूनियन की तरफ था, क्योंकि जिस तरह के आश्वासन अमेरिका ने दिए थे तो यूक्रेन को भी लगा कि वो मेरा अंत तक साथ देगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनती गई और यूक्रेन जिस तरह से अपनी बात पे अड़ा रहा और रशिया ने ये समझा कि अमेरिका उसका बिल्कुल साथ देने को तैयार है और रूस ये नहीं चाहता था कि अमेरिका बिल्कुल आके बगल में अमेरिका के रशिया के बैठ जाए, तो इस पे रशिया ने ये मुनासिब समझा। और देखिए, रशिया के लिए अमेरिका एक डेटरेंट था, लेकिन जिस दिन बाइडेन साहब ने वो आधी रात को अपना स्टेटमेंट दिया कि हम रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेंगे, उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने 24 फरवरी को ये युद्ध का ऐलान किया और यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले जो शॉर्ट रेंज वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, तो रशिया को ये लगा कि शायद यूक्रेन डर जाएगा और वो उनकी बातों को मान लेगा। जिस तरह के एरिया वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, MBRL वगैरह हैं या जो मिसाइल सिस्टम है, तो ये बड़े कॉस्टली इक्विपमेंट है और रशिया पे जिस तरह की सैंक्शन लगी हुई हैं उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अब रशिया भी एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया है कि न वो निगल सकता है न वो उगल सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसे स्टेज पर अब रशिया पहुंच गया है। लेकिन इस बीच मल्होत्रा जी, सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, क्योंकि अब जब भारत की बात आती है, अमेरिका की क्या स्थिति है यूक्रेन को लेकर, वो किस तरह से समर्थन कर रहा है, ये भी जग जाहिर है, लेकिन खुलकर नाटो भी सामने नहीं आ रहा है। और ऐसे में अब जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड में जापान और ऑस्ट्रेलिया व्लादिमीर पुतिन के आक्रमणी रवैये के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त है। इसमें भारत एक अपवाद है जिसका इस मामले में रुख काफी हद तक ढिलमुल रहा है। सर, भारत अपने स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ना वो बहुत ज्यादा समर्थन कर रहा है, ना वो इसके अगेंस्ट है, ना रूस के ना यूक्रेन के, जैसा कि भारत की स्ट्रेटेजी रही है। लेकिन अब ऐसे में इस पर भी अब सवाल अमेरिका की तरफ से उठाया गया है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए नेहा जी, जब शुरुआती दौर में था तनाव चल रहा था, अभी अटैक नहीं किया था रशिया ने और सिर्फ फौजों का जमावड़ा हो रहा था और बातचीत हो रही थी, और उस समय मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत नॉर्मैंडी फॉर्मेट में भी बातचीत हो रही थी। तो उस समय जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सवाल उठा था, तो उस समय जो भारत ने पोजीशन ली थी उसमें भारत ने कहा था कि लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न जो है हर किसी के, उसको हमें अकाउंट ध्यान में रखना चाहिए, और उसके अलावा जो जरूरी बातें थी कि भाई ये सब जो है शांतिपूर्वक डायलॉग के थ्रू पीसफुली ये सबको नेगोशिएट होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने उम्मीद जताई थी कि नॉर्मैंडी फॉर्मेट और मीन्स टू एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन अटैक होने के बाद से पोजीशन चेंज हुई और तब से हमने ये जो रेफरेंस था लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स का, उसको हटाया। लेकिन और हमने एट द सेम टाइम हमने जितने भी रेजोल्यूशन आए जिसमें रशिया को कंडेम किया गया, डिप्लोर किया गया, उसमें हमने किसी में भी पार्टी नहीं बने। हमने रशिया को कंडेम करने में किसी का साथ नहीं दिया और साथ ही साथ हमने लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न को हटा के हमने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में बात करी, जो हमने अपने वोट एक्सप्लेन किए। और लेकिन अब इस सब चीज को अगर निचोड़ निकालेंगे तो हमारी पोजीशन ये है, आप इसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहें, न्यूट्रल कहें या कुछ भी कहें, हम
दोनों में से किसी को भी एंडोर्स नहीं कर रहे। हमें ना तो नेटो की अप्रोच पसंद है, ना ही नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशनिज्म से हमें को एंडोर्स करते हैं, ना ही रशिया का यूज ऑफ फोर्स को हम करते हैं। लेकिन हम रशिया को कंडेम भी नहीं करना चाहते ओपनली, और सैंक्शंस के लेकर तो भारत का एक बहुत ही खुले विचार है। भारत इसके बहुत ही अगेंस्ट है यूनिलेटरल सैंक्शंस के, और इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके भी हमारे सैंक्शंस को लेके हमारे कुछ अपने विचार है। और जहां तक अमेरिका और उसके नेटो अलाइज का है, उन्हें शुरू से ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद भारत जो है अमेरिका और नेटो पर साथ देगा, जबकि अमेरिका और नेटो खुद एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना चाहते, और वो हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए उन्हें कि हम हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रशिया के साथ भी है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रख के काम करना है, जो हमारे हित में हम करेंगे। अगर हमें रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है तो हम खरीदेंगे। अभी तो सैंक्शंस भी नहीं है, होती तो भी हम परवाह नहीं करते इस बात की, अगर पॉसिबल होता तो। और ऐसे में और ये काफी समय से अमेरिकन हमें नज करने की कोशिश कर रहे हैं, समय समय पे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना इतिहास नहीं जानते। वो कहते हैं कि जब कल इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा तो भारत को देखना पड़ेगा कि भारत ऐसी परिस्थिति में कहाँ खड़ा था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब इतिहास की किताबें लिखी जाएगी तो उसमें जो अमेरिकन चैप्टर आएगा उसपे जो उन्होंने यूनिलैटरल इंटरवेंशन करी हैं, केमिकल वेपन्स के नाम पे वो इराक में घुस गए, इरादा उनका था रिजीम चेंज का, लीबिया में गए, वो अफगानिस्तान में गए, सब जगह तबाही मचाई उन्होंने। तो इतिहास तो वो भी लिखा जाएगा ना, तो वो उससे आप पहले अपने आप को आईने में देखिए, उसे जज करिए। अगर हम क्वाड का हिस्सा हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये नहीं कि जो आप कहेंगे तो हम उसे मान लेंगे। बिल्कुल, भारत बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, भले ही वो अमेरिका को रास आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो। विनोद जी, अब सवाल ये भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है इसमें चेचेन फोर्स की एंट्री हो गई है, गोले बरसाते हुए खोखा लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। ये चेचेन फोर्स क्या होती है सर, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे कार्य करती है? देखिए, ये चेचनिया 1 में जिस तरह से आप देखिए कि वहां भी रशिया को काफी रिवर्सल्स मिले थे। ये एक इस तरह के लड़ाके हैं या मर्सनरीज हैं जो पैसों के लिए लड़ते हैं, और मेरे अपने ये जातीय तासुरात हैं, अपने पर्सनल विचार हैं कि रूस जैसे देश को, इतनी बड़ी शक्ति को, एक यूक्रेन जैसे देश के खिलाफ इस तरह के मर्सनरीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं इसे रूस की एकदम शिकस्त मानता हूं, क्योंकि आप देखिए, अगर 22 में से उसके 4 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स अगर कैजुअल्टी हो जाते हैं तो ये एक कोई अच्छी रणनीति नहीं है, या एक अच्छी जो वॉर टैक्टिक्स है वो नहीं है। दूसरी चीज देखिए, रिपोर्ट्स ये भी मिली हैं कि पुतिन साहब जो खुद एक कमांडो रहे हैं और खुद एक मिलिट्री ऑफिसर भी रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो जनरल्स थे उनको बुला के ये फटकार लगाई थी कि भाई क्यों इतना समय लग रहा है, कहां आप फेल हो रहे हैं, और केवल ये एक शो ऑफ पावर या आप जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं उससे आप टारगेट्स एंगेज कर रहे हैं। हालांकि मिलिट्री टैक्टिक्स का यह हिस्सा होता है कि जब आप कहीं अटैक करते हैं तो यू जनरली सॉफ्टन योर टारगेट, और इस तरह से जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है या जो एरियल बम्बार्डमेंट है उनका सहारा लिया जाता है। लेकिन रूस भी आप देखिए अंदर घुसने के लिए डर रहा है, क्योंकि जो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई है या जो रिहायशी इलाकों की लड़ाई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, अलग होती है, और इसमें इतनी कैजुअल्टियों के जिस तरह का जुनून वहां के लोगों में है, और हाल ही में आपने देखे होंगे रिपोर्ट्स कि यूक्रेन ने कुछ क्षेत्र वापस ले लिए हैं, और मारियोपोल आज भी देखिए 24 फरवरी से वहां अटैक शुरू हुए थे, आज भी मारियोपोल पे पूरी तरह से या पूर्णतः रशिया का कब्जा नहीं है। तो ये सब चीजें ये दिखाता है कि रशिया को अगर इस तरह की बैसाखियां पहननी है कि उसे मर्सनरीज, बिकॉज चेचन फोर्स एक मर्सनरी फोर्स है, जो भी उसे पैसे देगा वो लड़ाके आके आपके लिए लड़ेंगे, और रशिया इसके लिए काफी उनको पैसा दे रहा है। तो अगर ये युद्ध थोड़े दिन और खिंचता है तो रशिया की भी जो माली हालत है वो बिल्कुल दुनिया के सामने और ज्यादा खराब होती जाएगी। वैसे ही जो खबरें आ रही है वो बता रही है कि रशिया को भी इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि रशिया भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मल्होत्रा साहब, रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में मारियोपोल में सबसे ज्यादा बमबारी हुई, कि जो खबरें अभी तक निकल के सामने आई है,
और इसी कारण ये शहर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त भी हुआ है। लगातार रूसी हमलों का खामियाजा भुगत रहा मारियोपोल यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य अभियान के लिहाज से सबसे अहम है, लेकिन आखिर क्या वजह इसके पीछे है, क्यों ये इतना अहम है सर? रशिया का जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उक्रेन में, एक तो उक्रेन की न्यूट्रलिटी तो है ही है, लेकिन रशिया चाहता है कि जो एटलीस्ट ईस्टर्न उक्रेन है और जो सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी तक का जो एरिया है वो अगर रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो कल न्यूट्रलिटी को लेकर कोई भी क्यों ना डिसीजन लिया जाए, तो कम से कम इस एरिया में जो उसकी प्रेजेंस है वो इस्टेब्लिश कर सकता है किसी हद तक। फिर वो जो उसे नेटो से जो थ्रेट्स हैं उसे काउंटर करने में मदद मिलेगी। 2008 में भी उसने ऐसे ही किया था, जब इन्होंने अनाउंस किया था कि जॉर्जिया और यूक्रेन नेटो के मेंबर बनेंगे, हालांकि डेट अनाउंस नहीं हुई थी। ये अप्रैल 2008 में हुआ था और अगस्त 2008 में जॉर्जिया और रशिया की वॉर हुई थी, 7 दिन तक चली थी। उस दौरान भी उसने जॉर्जिया के 2 ब्रेकअवे रीजन्स अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था, सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस को, और पिछले 14 साल में इसने वहां पे अपनी पूरी अच्छी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है। अब्खाजिया तो बिल्कुल ब्लैक सी के ऊपर ही पड़ता है। तो वही चीज फिर क्रीमिया में दोहराई गई और अब इसका रशिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि पूरा उक्रेन को तो उसने अपने को सब्जुगेट कभी, मुझे नहीं लगता कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरे उक्रेन को उसने इनकॉर्पोरेट करना है अपने रशिया के अंदर। अगर उक्रेन न्यूट्रलिटी के लिए मान जाता है तो उसके जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो ईस्टर्न इलाका है जहाँ डोनबास में डोनेट्स्क और लुहांस्क ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट किया है और जिसकी इंडिपेंडेंस को इसने रिकॉग्नाइज किया है, तो उसके आसपास जो खेरसॉन हो गया, मारियापोल हो गया, कुल मिला के सारांश में सी ऑफ अजोव से लेकर ब्लैक सी की जो बेल्ट है उसे पूरी तरह से अपने इन्फ्लुएंस में लेके फिर ये उक्रेन को ट्राइफरकेट कह लीजिए, बाइफरकेट कह लीजिए, तो उस लिहाज से भी ये उक्रेन को कमजोर करेंगे और साथ ही इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को परमानेंटली इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है विनोद जी, क्योंकि यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने फिर से परमाणु हथियारों का जिक्र किया है। इससे पहले भी वो कर चुका है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहा गया है कि रूस के सामने अस्तित्व का खतरा अगर खड़ा होता है, अगर लगता है कि जरूरत पड़ती है परमाणु हथियारों की, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, उससे गुरेज नहीं किया जाएगा। ये बार बार सर इसका जिक्र करके किसको डराने की कोशिश, क्या बताने की कोशिश कर रहा है रूस? देखिए, रूस की ये जो भभकी है या गीदड़ भभकी, अगर इसे इस्तेमाल करें तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आज की तारीख में, देखिए, दे आर वॉर्स ऑफ, दीज आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस एंड नॉट वेपन्स ऑफ न्यूक्लियर बम की धमकी देता है तो यूक्रेन कहता है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो हम तो जी तीसरा विश्व युद्ध कर देंगे। तो क्या यूक्रेन तीसरा विश्व युद्ध कर सकता है? कैसा इस स्थिति में यूक्रेन है क्या? मतलब आप देखिए दोनों तरफ से किस तरह की बातें हो रही है। नहीं, देखिए, यूक्रेन का ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो हमारे पास 9 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं और अमेरिका, हालांकि ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो रशियन इन्वेंट्री है वो करीब 6,500 की है, लेकिन उसमें भी कई उसकी जो इन्वेंट्री है वो स्टेट ऑफ डिसयूज है, लेकिन 1 या 2 बॉम्ब ही काफी है। लेकिन रशिया ये नहीं समझ रहा है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कोई यूनिडायरेक्शनल बॉम्ब नहीं है कि वो साहब एक तरफ कीव की तरफ ही चलेंगे या खार्किव की तरफ ही चलेंगे, वो उसको भी अपना एरिया में नुकसान होगा, प्लस जो बाकी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं वो उतर जाएंगी। तो अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो वर्ल्ड वॉर होना लाजमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई गलती पुतिन साहब करेंगे, क्योंकि देखिए आजकल इस तरह का टारगेट एक्विजिशन या टारगेट रजिस्ट्रेशन का है अगर, और इंटेलिजेंस गैदरिंग इस कदर एडवांस हो गई है कि अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो पुतिन साहब के लिए भी उनके जीवन पे भी खतरा रहेगा, क्योंकि देखिए जितने जुनूनी इस तरह के लोग हुए हैं उनको फिर जो विश्व है उसने अपने तरीके से सजा दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर स्ट्राइक वो करेगा, और ये केवल एक डर की बात है जो नेटो कंट्रीज के मन में बिठाना चाहते हैं और खासकर अमेरिका,
और अमेरिका इन सब चीजों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी एक काफी बड़ी सामरिक शक्ति है और आज की तारीख में तो वो सुपर पावर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे जेलेंस्की को भी समझना होगा सर, क्योंकि ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। कहीं वो रियल लाइफ समझ के ही कहीं ना कहीं वो अपने कदम उठा रहे हैं, या फिर यूं कहे कि फैसले ले रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं लगता कि उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ये एक्टिंग की दुनिया नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहाँ पर जो आप फैसले ले रहे हैं वो न सिर्फ जनता को इफेक्ट कर रहे हैं बल्कि पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहे हैं। विनोद जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह का लीडरशिप जेलेंस्की साहब ने दिखाई थी वो सराहनीय थी, और ही शोड ए मस्कुलर नेशनलिज्म, और होना भी चाहिए हर एक नागरिक को, चाहे किसी भी देश का हो वो। लेकिन अब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा नेहा जी, क्योंकि अब रियल और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। अब जिस तरह के कई बार वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि अच्छा मैं वार्ताओं के लिए तैयार हूं, या मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। भाई आप अपना पूरा देश अगर बर्बाद करके अगर आपने यही स्टेप लेने हैं तो अब क्या फायदा है, जब इतना आपने नुकसान करा दिया। क्योंकि यूक्रेन को कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। बिल्कुल, बहुत पीछे चले गया यूक्रेन इस युद्ध के बाद। जाहिर तौर पे इस पे पहले भी सोचने की जरूरत थी, और अभी भी अगर बहुत बेहतर फैसला लेते हैं जेलेंस्की तो ये सराहनीय होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना है। नमस्कार।